गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे इतिहास का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसका हम लोग आज दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत में वनों की कटाई की गई और कृषि का विस्तार किया गया। उसके बाद में औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपने लिए वनों का उपयोग किया और उसके लिए उन्होंने कैसे कमर्शियल वानिकी, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत की और फिर भारत में उन्होंने कैसे वन प्रबंधन के अंतर्गत वन अधिनियम लागू किया और उसके कारण जंगलों में रहने वाले या उसके आसपास रहने वाले समुदायों पर कैसे उसके प्रभाव हुए, जिसके कारण फिर उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कैसे विद्रोह किया। इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था कि किस प्रकार से वन कानून लागू करने के बाद में जो वन्य समुदाय थे उन्हें वनों में घूमने, वन उत्पाद इकट्ठा करने, शिकार पर प्रतिबंध लगाए गए थे। पशुओं को चराने की अनुमति नहीं थी, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं थी। ये सारी चीज़ें इस कानून के तहत लागू की गई और जो उसका उल्लंघन करते थे उनको दंडित किया जाता था या उनसे दंड वसूल किया जाता था। इसके अलावा भी अन्य कई सारे ये वन अधिकारी जो थे, ब्रिटिश अधिकारी, उस लोगों को बहुत सारे ऐसे तकलीफ देते थे। अब हम लोग आज देखेंगे कि शिकार की आज़ादी किसे थी। तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि वन कानून के पहले जो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उसके आसपास रहने वाले लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। गैर कानूनी क्यों हो गई? क्योंकि अंग्रेजों ने वन कानून लागू किया और वन कानून के अंतर्गत शिकार पर प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण शिकार करने वाले ये जो समुदाय थे उनकी आजीविकाओं के साधन समाप्त हो गए, उनके भोजन के साधन समाप्त हो गए। और ये शिकार करना अब गैर कानूनी घोषित करने के कारण अगर कोई शिकार करता है तो उसे अवैध मानते हुए उसको दंडित किया जाता था, उसे दंड दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी फिर शिकार करने की आज़ादी किसे दी गई थी, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि शिकार की आज़ादी किसे थी। तो जहाँ एक तरफ वन कानून ने शिकार के जो परंपरागत अधिकार थे, उन परंपरागत अधिकारों से वन्य समुदायों को वंचित किया गया, लेकिन दूसरी तरफ बड़े जानवरों की शिकार करने का एक नया खेल बन गया। मतलब एक तरफ छोटी मोटी शिकार करने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया गया, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो शिकार करना एक शौक बन गया, एक खेल बन गया, एक कंपटीशन बन गई थी। वैसे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही बाघों और दूसरे जानवरों की शिकार करना सदियों से जो दरबारी लोग होते थे, यानी कि राजा महाराजा लोग, नवाबी संस्कृति वाले लोग जो थे, ये जंगलों में जाकर बाघों की, शेरों की शिकार करते थे और उस समय वो एक शान और शौकत का एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया, इस हद तक बढ़ गया कि कई सारी प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई, यानी कि खत्म हो गई। तो औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों ने ये जो शिकार का एक जो समर्थन किया था, शिकार करने के लिए उन्होंने जो एक नया खेल बनाया था शिकार को, उसके पीछे वो कुछ तर्क देते हैं कि वो क्यों शिकार करते हैं। तो उन तर्कों को हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेजों के नज़र में बड़े जानवर एक जंगली होते हैं, बर्बर होते हैं और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह होते। सामान्यतः जो आदिवासी समुदाय है, यह आदिवासी समुदाय ऐसे जानवरों के उनके प्रतीक चिन्ह या उनके भगवान भी होते हैं और उसको वो लोग उसकी पूजा भी करते, और एक दृष्टि से देखा जाए तो वो उसका एक प्रकार से संरक्षण ही करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ अपने मनोरंजन के लिए, अपने शान और शौकत के लिए इसे खेल बना दिया। तो
अंग्रेज लोग बड़े जानवरों को जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह मानते थे और इसलिए इसे वे खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। अब ये कोई तर्क, लॉजिक जुड़ता नहीं है कि जानवर मरने से हिंदुस्तान की प्रगति कैसे होगी, हिंदुस्तान कैसे सभ्य बनेगा। तो इस प्रकार से ये पहला तर्क देते हैं वो। दूसरा तर्क देखिए, बाघ, भेड़ियों, अन्य दूसरे जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इससे किसानों का खतरा है। मतलब बाघ और भेड़ियों की जो शिकार करेगा उन्हें इनाम दिए जाएंगे, क्योंकि इससे किसानों का खतरा है, इसलिए इनकी शिकार करना आवश्यक है। इस प्रकार का ये दूसरा तर्क अंग्रेज देते हैं। अब परिणाम क्या हुआ देखिए इस शिकार के। 1975 से 1875 चाहिए बच्चों वहां पर, तो 1875 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ मारे गए, 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए मारे गए और 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए मारे गए। सोचिए, ये केवल इतने सालों के आंकड़े हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे ये जंगली जानवरों की शिकार अंग्रेजों ने की थी। अकेले जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने 400 बाघों की हत्याएं की थी या उसको मारा था। प्रारंभ में कुछ वन शिकार के लिए आरक्षित भी बनाए गए थे कि उसमें केवल ये जो अंग्रेज अधिकारी थे ये जाकर वहां पर शिकार करेंगे और शिकार के लिए आरक्षित बनाए गए थे। बाद में जब पर्यावरणवादियों ने जानवरों की शिकार नहीं करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए जब आवाज उठाई, तो फिर धीरे धीरे इस बात को खत्म किया गया। तो इस प्रकार से ये शिकार करने का अधिकार जो पारंपरिक रूप से पहले, और जो भी छोटे मोटे शिकार करते थे, बड़े बड़े जानवरों की नहीं करते थे, जो खाने पीने की चीज़ें वाले ही छोटे जानवर होते थे उन्हीं की वो शिकार करते थे, ऐसे वन्य समुदायों के अधिकारों से वंचित किया गया। और अंग्रेज अधिकारी और जो नवाब है, इन लोगों को पूरे ये शिकार करने की आज़ादी मिल गई और उन्होंने एक खेल बना दिया, एक ट्रॉफी इसके लिए वो लोग आयोजित करते थे। इस प्रकार से ये इसके कारण कई सारे जो जानवर है नष्ट होने के कगार पर आए और कुछ लुप्त भी हो गए, ये उसके परिणाम थे। अब हम देखेंगे नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। एक तरफ हमने देखा था कि किस प्रकार से वन्य समुदायों के पारंपरिक अधिकारों से, पारंपरिक रोजगारों से उन्हें समाप्त किया गया था, क्योंकि उन्होंने घुमतू खेती पर प्रतिबंध लगा दिए थे। दूसरी तरफ वन उत्पादों को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे, पशु चराई पर प्रतिबंध लगाए गए थे, वहां पर जाकर लकड़ी लाने के लिए भी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके कारण फिर ये जो वन्य समुदाय थे, वो वन्य समुदाय बाद में काम की तलाश में अन्य जगह पर जाकर मजबूरी में काम करने लगे और वही जो काम थे वही उनके लिए नए रोजगार और नई सेवाएं थी, लेकिन उसमें उनका कोई ज़्यादा लाभ नहीं था। वन कानून लागू होने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को उसके लाभ भी हुए। जैसे कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर के लाभ मिले, समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। जो बड़े बड़े अंग्रेज व्यापारी होते थे उन्हें ये वन उत्पाद ले जाते थे और बाद में वो आगे बेचते थे। ब्राजीली अमेज़न के मुनुदुरुक समुदाय जो था, एक वन्य समुदाय के लोग व्यापारियों के लिए जंगली रबड़ से लेटेक्स जमा करते थे। जंगली रबड़ का वो द्रवित पदार्थ है, लेटेक्स उसे कहा जाता है, तो वो जमा करते थे और व्यापारियों को देते थे। लेकिन बाद में ये लोग उस व्यापारी पर इतने निर्भर हो गए और इन्हें बहुत ही कम मूल्य दिया जाता था। भारत में भी मध्यकाल में आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारे समुदाय जो था, घुमतू समुदाय था, ये हाथियों और दूसरे अन्य सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल, ये व्यापार के सबूत मिलते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इन वस्तुओं का व्यापार करते थे। तो ये बंजारा समुदाय हमारे मध्यकाल में काफ़ी मात्रा में है, खासतौर पे सल्तनत काल और मुगल काल में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार में भूमिका निभाई है। लेकिन
अंग्रेजी आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया और वो ऐसे आदिवासी समुदायों से कम दामों में वस्तुएं खरीदी करते थे, वो उच्च दामों में बेचकर पूरा मुनाफा कमाते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ी यूरोपीय कंपनियों को वन उत्पादों को इकट्ठा करने की इजारेदारी दी थी। इजारेदारी का अर्थ होता है कि उन वस्तुओं को खरीदी करने का एकाधिकार। एकाधिकार मतलब केवल वही कंपनी या वही व्यक्ति उन वस्तुओं को खरीदी कर सकता है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा वो अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसको एकाधिकार कहते हैं, मोनोपल्ली। कोई दूसरा व्यक्ति उन चीज़ों की खरीदी नहीं कर सकता था और करेगा भी तो भी उसको बेचा नहीं जा सकता था, उसको अवैध माना जाएगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने यूरोपीय कंपनियों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को ही ये अधिकार दिया था। स्थानीय लोगों को शिकार करने व पशु चराई पर रोक लगा दी थी। इससे मद्रास प्रांत में कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे चरवाहे, जो पशु चरवाहे जो होते हैं, पशु चराने वाले लोग उसको चरवाहे कहते हैं, घुमतू समुदाय अपनी जीविका के हाथ धो बैठे थे। इनमें से कुछ समुदाय को आपराधिक कबीले कहा जाने लगे। अंग्रेज लोग इन्हें अपराधी मानते थे, इन्हें हत्यारे मानते थे और इन्हें सरकारी निगरानी में बाद में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किए गए। तो प्यारे बच्चों, यही उसके पारंपरिक पेशे से निकालकर उन्हें ये जबरदस्ती से फैक्ट्रियों में, खदानों में और बागानों में काम करने के लिए जो मजबूर किया गया, यही थे नए व्यापार, नई सेवाएं और नए रोजगार। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थितियों में सुधार आया, बल्कि उन्हें मजबूरी में बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ता था, खराब कार्य स्थितियों में काम करना पड़ता था। जिन फैक्ट्रियों में और खदानों में काम करते थे वहाँ पर काफ़ी सारे शारीरिक नुकसान होते थे, शारीरिक चोटें आते थे, कई कबार तो कई सारी जानें जाती थी, क्योंकि सुरक्षित उपाय वहाँ पर नहीं किए गए थे। तो उन्हें गांव से उठाकर भर्ती कर देने के बाद घर जाने की अनुमति भी नहीं थी। विशेषतः जो आसाम के बागानों में काम करने के लिए जो गांव के लोग ये गए थे, उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता था, घर जाने नहीं दिया जाता था। तो कम से कम उसको 5-10 साल वहाँ रहने के बाद ही उनके लिए थोड़ी बहुत वो अनुमति मिलती थी, अन्यथा नहीं। जैसे असम के बागानों में काम करने वाले जो संथाल, ये संथाल जो है आदिवासी समुदाय है, उड़ीसा में और झारखंड में भी आपको ये दिखाई देती है, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बहुत मात्रा में है। उराव तथा गोंड, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय थे। ये इन लोगों को वहाँ भारी मात्रा में ले गए थे और उनको कम वेतन पर असुरक्षित कार्यस्थलों में और उन्हें गांव जाने की बिना अनुमति से वहाँ रखा जाता था। वन्य समुदाय के लिए नए व्यापार, नए रोजगार व नई सेवाएं का क्या तात्पर्य था? क्या उनके जीवन में सुधार आया या नहीं? वैसे कुछ लोग जो है वन उत्पादों को इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचने का काम करने लगे, ये नया काम था उसके लिए। कुछ लोग फैक्ट्रियों में, कुछ लोग खदानों में, तो कुछ चाय कॉफी के बागानों में काम करने लगे। लेकिन ये जो काम थे उनके जीवन में कोई सुधार नहीं है। उन्हें असुरक्षित स्थल पर, कम वेतन पर और मजबूरी में काम करने होते थे। तो इसी का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों के वन कानून के कारण परेशान वन्य समुदाय और नए रोजगार में भी उनका पूरी तरह से आर्थिक व शारीरिक शोषण किया जाता था। इसके कारण ही फिर बगावत आंदोलन व विद्रोह हुआ, उसे ही हम लोग वन विद्रोह कहते हैं, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। तो देखते हैं भारत में जो एक उदाहरण दिया है, वैसे तो बहुत सारे वन विद्रोह हुए, लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बस्तर का विद्रोह। वैसे हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावतें की, आंदोलन किए, विद्रोह किए। उसमें संताल परगना में सिद्धू व कानू नामक के नेताओं ने ये वन विद्रोह किया था। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, जो 8वीं कक्षा में आप लोग पढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किए थे। वह 1910 में हुए एक ऐसे ही बस्तर के विद्रोह का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बस्तर का विद्रोह देखने से पहले, औपनिवेशिक शासन के पहले, यानी कि अंग्रेज सरकार के हस्तक्षेप के पहले या वन कानून लागू होने से पहले बस्तर के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और बाद में जब अंग्रेज वहाँ पर वन कानून लागू करते हैं, तो वन कानून लागू होने के बाद में उनके जीवन में क्या बदलाव आए और क्या समस्याएं आई, और उसी समस्याओं का कारण था
विद्रोह। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र के सीमाओं में लगा हुआ एक क्षेत्र है। उसका केंद्रीय भाग पठारी है। बस्तर में मरिया, मुरियागोंड, धुरुआ, भतरा, हलबा जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। इनकी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं, यानी कि वही जो हम लोग ट्राइबल कल्चर कहते हैं वो सबकी ट्राइबल कल्चर एक जैसी है। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन जो है धरती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहारों पर उस जमीन को चढ़ावा भी देते हैं। धरती के अलावा वे नदी, पहाड़ों और जंगल की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये प्राकृतिक पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की। हर गांव के लोग अपनी सीमा के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसे हम लोग एक अनपढ़, गंवार या आदिवासी लोग हम कहते हैं, वो लोग अपने सारे प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करते थे, जबकि अंग्रेजों ने तो पूरा नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते थे। यदि दूसरे गांव के जंगल से किसी गांव वाले को लकड़ी लेना है तो उसके लिए उन्हें छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता था। उस शुल्क को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कई जगह उसको देवसारी, दांड या मान भी कहा जाता था। तो ये दांड या मान या देवसारी देके वो शुल्क है एक प्रकार का। तो बाद में वो उनको छोटी मोटी जो लकड़ियां लगती थी वो ले जाने की उनको अनुमति दी जाती थी। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत करने के लिए चौकीदार भी रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में घर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था, जहां एक एक परगने, गांव का समूह को परगना कहा जाता है। जैसे आप वर्तमान समय हम तालुका कहते हैं, वैसा उस समय परगना होता था। इनके जो मुखिया होते थे, ये मुखिया वो एक जगह सभा का आयोजन करते थे। वह जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर ये चर्चा करते थे, वह उसके नीति नियम तय करते थे। तो इस प्रकार से ये बस्तर के लोगों की जीवन शैली बहुत ही अच्छी थी। सारे वन उत्पाद इकट्ठा करते थे, पशु चराई, छोटी मोटी शिकार करने का काम, खेती करने का काम, घुमंतू खेती या झूमी खेती करने का, ये सारे ये लोग करते थे। लेकिन जैसे ही वन कानून या औपनिवेशिक हस्तक्षेप हुआ, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप हुआ और वन कानून लागू किया गया, और आपने देखा कि व्यावसायिक वानिकी वहाँ जो लागू की गई, इसके कारण कैसे उनके ऊपर प्रभाव हुए, परिणाम हुए, और उसी परिणाम के कारण इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो लोगों के मन में क्या भय आया देखिए। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग परेशान होने लगे, क्योंकि अभी इनकी आज़ादियाँ समाप्त होने वाली थी, इनके आजीविकाओं के साधन समाप्त होने वाले थे, इनके भोजन समाप्त होने वाले थे, इनके आवास स्थल नष्ट होने वाले थे, क्योंकि जंगलों में खेती करने वाले लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना था। ठीक है, ये सभी कारणों के कारण लोग परेशान होने लगे, और इसके कारण कुछ गांवों में आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया था। हालांकि जब आरक्षित कानून लागू किया गया था, तो आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता चला कि हमने तो आरक्षित वन घोषित किए, लेकिन फिर इसमें लकड़ी कौन तोड़ेगा, लकड़ी कौन काटेगा, लकड़ी की ढुलाई कौन करेगा, और आग से इनकी रक्षा कौन करेगा, उसका संरक्षण कौन करेगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि इससे अच्छा है कि इन लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ रहने दे और इनसे ही मुफ्त में काम करवाएं या बहुत ही मामूली मजदूरी देकर, तो पूरा लाभ ये उठाते थे अंग्रेज सरकार। तो कुछ गांव में आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई, जो हमने इसके पहले देखा है कि उन गाँव को बाद में क्या कहा गया था, वनग्राम नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था? वनग्राम। तो पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे जो इस वनग्राम में रहेंगे, जंगल को आग से बचाएंगे, और बाद में इसे ही वनग्राम नाम दिया गया है। तो ये वनग्राम में सभी लोगों को रहने नहीं दिया, कुछ ही लोगों को, जितनी उनकी आवश्यकता थी, बाकी लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, विस्थापित किया गया, और वही लोग बाद में खदानों में, बागानों में और फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लगे।
बाकी सारे गांव के लोगों को बिना की सूचना व मुआवजा, मुआवजा का मतलब होता है जब उन्हें वहां से हटाया गया, उनकी खेती पर कब्जा किया गया, घरों पर कब्जा किया गया, तो बदले में उन्हें कुछ राशि दी जाती है, दैट इज कॉल्ड मुआवजा। नुकसान के लिए दी जाने वाली भरपाई को मुआवजा कहते हैं। तो बिना कोई मुआवजा और बिना कोई सूचना से उन्हें वहां से हटा दिया, केवल वनग्राम के लोगों को छोड़कर। यह लोग काफी समय से जमीन के बढ़े हुए लगान, बेगारी और चीजों की निरंतर मांगों से त्रस्त थे। वैसे ये लोग भी काफी त्रस्त थे, क्योंकि इनके जमीन पर भारी मात्रा में लगान लगाया गया था, इससे भी ये त्रस्त थे। दूसरा बेगारी, बेगारी का अर्थ होता है बिना कोई वेतन लिए या मजदूरी लिए या भुगतान किए उससे काम लेना, उसे कहा जाता है बेगारी। अपनी भाषा में किसी के लिए मुफ्त में काम करना। और मुफ्त में जब काम करते तो बेटा इसमें कोई स्वेच्छा से नहीं करते, वो मजबूरी में किया जाता है, तो उसे बेगारी पद्धति, अभी संविधान ने इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह है बेगारी। और चीज़ों की निरंतर मांगे, मतलब उनसे कई सारे जो भी कृषि उत्पाद है वो लेना, या उनके पास कुछ पशु है वो पशु लेना। इस प्रकार से ये हमेशा अधिकारी जो है वन अधिकारी मांग करते थे, ब्रिटिश अधिकारी, जिसके कारण ये लोग त्रस्त आ चुके थे। इसके बाद इसमें और एक तीसरी एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि भयानक अकाल पड़ा। दो अकाल बहुत महत्वपूर्ण है, एक 1999 और 1900 में, माफ कीजिए 1899 और 1900 में, और दूसरा अकाल 1907-8 में। और इसी के बीच में एक तो वन कानून ने और इसकी चिंगारी का काम किया, और जैसे वन कानून लागू हुआ तो फिर ये बस्तर के लोगों ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, संघर्ष या विद्रोह करने का निर्णय लिया। तो देखते हैं अब हम लोग बस्तर का विद्रोह। तो बस्तर का विद्रोह या उसी को ही कांगेर के धुरवा समुदाय का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो वन कानून और अकाल के कारण परेशान बस्तर के लोग जहां जमा होते थे वहां इन मुद्दों पर चर्चा करते थे कि अंग्रेज सरकार ने तो ये लगा दिए हैं, ठीक है, इसके कारण क्या क्या परिणाम होंगे, इसकी वो लोग चर्चा करते थे। इसमें कांगेर वनों के धुरवा समुदाय, ये धुरवा एक समुदाय है, आदिवासी समुदाय के लोग सबसे आगे थे, क्योंकि वन आरक्षण सबसे पहले वही लागू हुआ था। हालांकि इस बस्तर के विद्रोह का कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन नेथानार गांव का एक गुंडा धुर, ये जो है धुरव समाज का जो था, धुरवा समाज का ही ये नेता था, व्यक्ति था। नेतानार गांव के गुंडा धुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। तो इस प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह अंग्रेजों का बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने बगावत के खर्चे के लिए कुछ ना कुछ मदद दी थी। इस प्रकार से ये लोग संगठित हो गए और हाथ में टहनियाँ, ढेले, मिर्च, तीर लेके वो गांव-गांव जाकर घूमने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे संघर्ष के लिए, विद्रोह के लिए, आंदोलन के लिए। इसके बाद में देखिए क्या तरीके अपनाए गए इस आंदोलन में या विद्रोह में। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर लूट गए, स्कूल और पुलिस थाने को लूटकर उसको जला दिया, अनाज का पुनर्वितरण किया गया, मतलब इन लोगों के घर में जो भी अनाज था वो लेके पूरी तरह से आपस में बांट दिया। जिन पर हमले हुए, देखिए इन लोगों ने जो हमले किए हैं वो किस पर किए, तो जिन पर हमले हुए वो लोग किसी न किसी रूप से, एक तो औपनिवेशिक शासन यानी कि ब्रिटिश अधिकारी के रूप में या उनके हिमायती, उन पर उन्होंने आक्रमण किया, और जो दमनकारी वन कानून से, जैसे वनपाल वगैरह जो इन्हें तकलीफ देते थे, परेशान करते थे, इनसे वस्तुओं की मांग करते थे, ऐसे लोगों पर ही उन्होंने हमले किए। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या प्रयास किए, देखिए सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेता वैसे इन सैनिकों से, अधिकारियों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन फौज ने उन पर गोलियां चलाई। जिस तंबू में वो लोग थे वहां पर गोलियां चलाई। बगावत में शामिल लोगों को पकड़कर उन्होंने कोड़े चलाए और उन्हें सजा देते देते गांव-गांव घूमने लगे लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन लोग जंगल में भाग गए, ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग जंगल में भाग गए थे। विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगा। इसके बावजूद भी वह गुंडा धुर को
कभी नहीं पकड़ पाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है इस बस्तर के विद्रोह की। अब हम देखेंगे बस्तर के विद्रोह की सबसे बड़ी जीत क्या थी या उसका महत्व क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ठीक है, इस विद्रोह का, या गुंडा धुर के नेतृत्व में चला गया या कांगेर के जो धुरवा समुदाय है उनके द्वारा। इस बार जो प्रश्न आया था वो गुंडा धुर के नाम से प्रश्न आया था कि वो विद्रोह कैसा था, कभी बस्तर का विद्रोह के नाम से आएगा या कभी कांगेर के धुरवा के नाम से आएगा। तो उत्तर एक ही है जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो बस्तर विद्रोह ही सबसे बड़ी जीत क्या थी, देखते हैं। बगावत के सबसे बड़ी जीत यह रही कि सरकार ने वन आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, मतलब वन आरक्षण को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। यह सबसे पहली जीत थी इस विद्रोह की, बस्तर के विद्रोह की या धुरवा की विद्रोह की या गुंडा धुर की, ये सबसे बड़ी विद्रोह जीत थी। तो क्या किया, आरक्षण का काम अंग्रेज सरकार ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। और दूसरा है आरक्षित क्षेत्रों को भी उन्होंने 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया। आपने देखा था कि लगभग वन के 2/3 हिस्सों को उन्होंने आरक्षित वन घोषित करने का निर्णय लिया था अकॉर्डिंग टू वन कानून, फॉरेस्ट लॉ के अनुसार, लेकिन उन्होंने उसको आधा कर दिया। इस प्रकार से ये दो इंपॉर्टेंट इसका महत्व है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस बगावत का एक और महत्व यह है कि आदिवासी समुदाय संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ बगावत, आंदोलन या संघर्ष या विद्रोह कर सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। और आगे चलकर अंग्रेजों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। और वही नीतियां जो परिवर्तन की, जो ऊपर दो नीतियां मैंने बताई कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए उन्होंने स्थगित किया और दूसरा जो है आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल था उसको उन्होंने आधा कर दिया। तो बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती है प्यारे बच्चों। आज़ादी के बाद भी लोगों के जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम की। वर्तमान सरकार की भी वही सारी नीतियां थी। आज़ादी के बाद वाले सरकार की हम बात कर रहे हैं। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, क्योंकि देवदार एक मुलायम पेड़ होता है, उसकी लकड़ी, जिससे लुगदी बनाकर कागज बनाया जाता है। तो साल के जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा। लेकिन स्थानीय पर्यावरणवादियों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। तो इस प्रकार से ये बस्तर का विद्रोह था। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं प्यारे बच्चों। कल हम लोग देखेंगे इंडोनेशिया के जावा में क्या स्थिति थी। तो लगभग जैसे भारत की स्थिति थी वैसे ही वहाँ केवल भारत में अंग्रेजों का शासन था और वहाँ पर डच लोगों का शासन था। फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी सारे जो पॉइंट्स है, बाकी सारे जो प्रोसेस है सेम जैसे के वैसे ही है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।